तो अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो मराठा साम्राज्य में पेशवा पार्ट 2 हम लोग जो कर रहे हैं। तो अब बालाजी बाजीराव के बारे में हम करने जा रहे हैं। किसके बारे में टॉपिक है? बालाजी बाजीराव। ठीक है, मैप के थ्रू स्टडी करेंगे बालाजी बाजीराव के बारे में। मैप के थ्रू अभी देखेंगे हम लोग। तो क्लास कंटिन्यू है। ठीक है, इस क्लास को देखने के पहले बाजीराव का जरूर क्लास आप लोग देखेंगे, और बाजीराव के देखने के पहले बालाजी विश्वनाथ, और उसके पहले संभाजी वाला संभाजी का वीडियो। उसके बाद क्या हुआ? हाँ, तो YouTube पर इसका पूरा मिलेगा। और ये बहुत रिसोर्सेज जो हमारा है पेशवा को पढ़ाने का, इंडिया का सबसे बेहतर बुक BL ग्रोवर की है, अद्भुत भारत। तो BL ग्रोवर के बुक का ही पेशवा इंडिया ने वर्ल्ड में सबसे बढ़िया लिखा हुआ है। 26-27 किताब है मॉडर्न हिस्ट्री की मेरे पास, जिसमें किसी में कोई एक चैप्टर, किसी में कोई और चैप्टर, किसी में और कोई चैप्टर बढ़िया है। तो मुझे पेशवा जो है वो केवल एक ही बुक में मिला, वो आपको BL ग्रोवर में। ठीक है, छत्रपति शिवाजी के बारे में तो हर बुक में है, पेशवा के बारे में ठीक से नहीं था, और आंग्ल मराठा वार के बारे में। तो BL ग्रोवर में 3-4 चैप्टर है, जैसे गवर्नर जनरल, उसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा लिखा हुआ है। रिलीजियस रिफॉर्म अच्छा लिखा हुआ है, और टेरिटोरियल क्षेत्रीय राज बहुत अच्छा लिखा हुआ है। बाकी उसका नेशनल मूवमेंट बहुत बेकार है। नेशनल मूवमेंट बिपिन चंद्रा का बहुत अच्छा लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो अलग अलग, अब आप लोग थोड़ी उतना बुक पढ़ पाएंगे, तो जहाँ से क्रीम है वहाँ सब निकाल लिए। तो सबसे टॉप लेवल की बुक है, तो वहीं से मटेरियल। अब मटेरियल को जब पिक्चराइज और जब स्ट्रक्चर में आप डालें तो आपको वही अपना लगता है, क्योंकि जब तक BL ग्रोवर नहीं पढ़े थे तब तक पेशवा मुझे भी दिक्कत होता था। ठीक है, तो तीसरा पेशवा है बालाजी बाजीराव। तो अभी इसके पहले हम लोगों ने बाजीराव के बारे में डिटेल पढ़ा, और बालाजी विश्वनाथ। इसके पहले हम लोग देख रहे थे छत्रपति। तो शिवाजी के मरने के बाद हम लोगों ने पेशवाओं के इतिहास से कहानी जोड़ा था। तो संभाजी शिवाजी के बाद छत्रपति बने, संभाजी के बाद राजाराम बना, राजाराम के बाद ताराबाई बनी, और फिर शाहू, और राजाराम द्वितीय जो होगा अंतिम छत्रपति होगा। राजाराम द्वितीय का टाइम देखिए 1749 से 50 है। अब बालाजी बाजीराव का भी टाइम देखिए, तो बालाजी बाजीराव का टाइम 1740 से लेकर 1761, यानी कि राजाराम 50 तक हैं, 50 इसी में आएगा। तो बालाजी बाजीराव पेशवा का इतिहास है, पेशवा ऑल इन ऑल हैं। तो बालाजी बाजीराव जब पेशवा बनेगा, तो जब पेशवा बालाजी बाजीराव जब बनेगा तो उस समय 1740 में उसके छत्रपति कौन होंगे? साहू जी महाराज। कौन होंगे बताइए? साहू जी महाराज इसके छत्रपति होंगे, और 49 में मर जाते हैं। तो अंतिम छत्रपति कौन होगा? राजा। अंतिम छत्रपति कौन होगा? राजाराम। अंतिम छत्रपति कौन होगा? और 1750 में बालाजी बाजीराव और राजाराम के बीच में संगोला की संधि होगी, और इस संगोला की संधि से छत्रपति का पद को समाप्त कर दिया। ठीक है। अच्छा, वो निकल ली धीरे से क्या? तुम्हारे बगल कहाँ गई है? ठंड। ठीक, तब तो और आएगी तो एकदम समझ में नहीं आएगा। इतना टाइम दिए। अच्छा, घर चली गई क्या? 9:30 में तो 9:45 क्लास था। ठीक है, तो अब वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हम ये देख रहे थे कि जब पेशवाओं का इतिहास है, जब मुग़लों का और शिवाजी का इतिहास था, तो बीजापुर, गोलकुंडा, औरंगजेब और मराठे, छत्रपति शिवाजी, संभाजी, है ना। और जब पेशवाओं का इतिहास हुआ तो गोलकुंडा में कौन आ गए? हैदराबाद के निज़ाम। और बीजापुर में कौन हो गए? मैसूर। तब पेशवाओं का जब भी इतिहास पढ़ेंगे तो बीजापुर गोलकुंडा शब्द नहीं होगा, बल्कि पेशवाओं के इतिहास के समय निज़ाम होंगे, मैसूर होंगे, वो आगे चल के अंग्रेज। ठीक है। तो जब पेशवा हम लोग देख रहे थे तो बालाजी
है ना। जो पेशवा के बारे में जो हम लोग पढ़ना चालू किए थे, तो बालाजी विश्वनाथ 1320 और बाजीराव 1720 से 1740, बालाजी बाजीराव 1740 से 1761, फिर माधवराव नारायण राव और माधव नारायण। फिर रिपीट एक बार कर रहे हैं आप लोग को कि पेशवा का नाम याद रखना बहुत ईजी है। दो ही नाम आपको याद रखना है, एक माधव नारायण राव और दूसरा बालाजी बाजीराव। इसलिए कि बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव, तो बालाजी विश्वनाथ में बालाजी को लगा लीजिए और दूसरा नाम बाजीराव, दोनों नाम जोड़ दीजिए तो बालाजी बाजीराव। तो अगर हमें बालाजी बाजीराव याद है तो हमें दोनों पेशवा याद है, बालाजी से बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव। हम खुद ही इतना बार रिपीट करते हैं भाई, हमको गुस्सा क्यों आता है? अभी किसी से पूछ देंगे, अब कम से कम हमको लगता है कि 150-200 बार तो जब से मराठा शुरू किए जरूर रिपीट किए होंगे। उसके बाद पूछ देंगे कि बालाजी बाजीराव का टाइम क्या, तो आप गायब हो जाइएगा। तो ये हो गया। उसी तरह से माधव नारायण राव, तो माधवराव नारायण राव दोनों को जोड़ दिए तो माधवराव नारायण राव, दोनों को जोड़ दिए तो माधव। तो आपको अगर पेशवा हमको याद रहेगा बालाजी बाजीराव माधव नारायण राव, कौन दो पेशवा रखना है? तीसरा और छठा, तीसरा और बालाजी बाजीराव माधव नारायण राव। बोलिए बालाजी बाजीराव माधव नारायण राव, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव माधव नारायण राव, बालाजी बाजीराव माधव नारायण राव, बालाजी बाजीराव। हो गया? अभी भूलोगे? और उसके बाद क्या होगा? माधव नारायण राव के बाद बाजीराव सेकंड, ठीक है ना? ठीक, चलो तो मैप के थ्रू फिर देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब अच्छा से इसको आप लोग सब अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पर आपको पेशवा नज़र आ रहे हैं और कई इन्फॉर्मेशन एक साथ समझ में इसलिए नहीं आएगा कि इन्फॉर्मेशन को दिमाग में रखना है। तो ध्यान दो, अगर हम मुग़ल सम्राट की बात करें तो औरंगजेब के मरने के बाद अब मुग़ल सम्राट जिस टाइम में हम लोग पढ़ रहे हैं उस टाइम में मोहम्मद शाह रंगीला कौन है? बताइए कौन है? अब बोर्ड पर देखो, मोहम्मद शाह रंगीला का टाइम क्या है? आपके पेज में भी ये पेज है। उसके बाद बहुत ध्यान समझना कि कई, बाजीराव तो बड़ा इजी था, इस समय कई चीज़ें एक साथ तेज़ी से इंटरेक्ट करेंगी। तो अगर मोहम्मद शाह रंगीला हिंदुस्तान का बादशाह है, मोहम्मद शाह रंगीला हिंदुस्तान का बादशाह है, इधर इधर बोर्ड पर यहाँ पर, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1719 से, और मोहम्मद शाह रंगीला 48 में हटेगा तो अगला बादशाह कौन बनेगा? अहमद शाह 48 से 54, और अहमद शाह हटेगा तो आलमगीर द्वितीय बनेगा 54 से 59, है ना। पलासी का युद्ध इसी समय हुआ है 1757 में। तो बताइए बैटल ऑफ पलासी जो पढ़ चुके हैं उस समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय। अगर क्वेश्चन पूछ जाएगा तो आप भूल जाएंगे, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप भूल जाएंगे।
तो आलमगीर द्वितीय मुगल बादशाह था। उसके बाद देखिए शाह आलम, है ना, बक्सर का युद्ध, ठीक है ना, शाह आलम। फिर आप नीचे जाए तो अकबर द्वितीय हो जाएगा और बहादुर शाह जफर, 1857 की क्रांति। अब देखो हम फिर बता रहे हैं कि जब मोहम्मद शाह रंगीला था 1719 से 1748, तब कई छोटे छोटे राज्य इंडिपेंडेंट हो गए थे। कौन कौन? आपका अवध, ये अवध है जिसके फाउंडर को अभी तो है टाइम ना, मैं वो नहीं दिल्ली जो, हाँ 8 बजे, हाँ। और बाकी फोटो कापी आ गया है ना, कितना सेट है? ठीक है, टारगेट वाले हम उनको दे देंगे, जो अगर लेके जाना चाहेंगे लेके जाइए, घर पर डिसिप्लिन में दीजिएगा, ठीक है ना। 150 क्वेश्चन है। अरे उनको नहीं, क्लास लेने के बाद पूछ लेना ना। तो ये कौन सा राज्य है? अवध। ये कौन सा राज्य है? अवध। अवध का फाउंडर कौन है? सादत खां। सादत खां 22 से 39, मतलब 40। बाजीराव के समय तक सादत खां रहेगा। कब तक रहेगा? बाजीराव के समय। बाजीराव भी 20 से 40, इधर सादत खां भी 22 से 40। इसके बाद जो दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल है, सफदरजंग कब से कब रहेगा? 1739 से 54। अवध उत्तर प्रदेश, लखनऊ नवाबों का शहर। फिर उसके बाद सुजाउद्दौला, बक्सर का युद्ध याद रखिए, मीर कासिम सुजाउद्दौला और शाह आलम। तो आपका सुजाउद्दौला। अब बंगाल में कौन है? अलीवर्दी खां। बंगाल में कौन है? अलीवर्दी। बंगाल में अलीवर्दी खां इस समय है। तो जब हम बालाजी बाजीराव का टाइम जब पढ़ेंगे 1740 से लेकर 61, एक एक स्टेट को पकड़िए कि रिश्ता किससे क्या होगा। अगर हम अवध से ज़्यादा रिश्ता रहेगा हमेशा, क्योंकि इस समय ना बालाजी बाजीराव के समय तक कई डिफरेंट ब्लॉक जो हैं वो दिल्ली से जुड़ेंगे, जिसमें एक अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह ये आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान के इधर क्या है? अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान है, ठीक। ये नादिर शाह का उत्तराधिकारी था। नादिर शाह तो ईरान का था। नादिर शाह कहाँ था? और नादिर शाह मर भी गया है 1748 के आसपास। एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम है मुझे, नादिर शाह कब मरा है, लेकिन इसी के आसपास मरा है। नादिर शाह मरने के बाद उसके साम्राज्य को किसने संभाला? अहमद शाह अब्दाली ने। किसने संभाला? नादिर शाह के मरने के बाद उसके साम्राज्य को किसने संभाला? आज तो देखिए, अहमद शाह अब्दाली भारत पर लगातार आक्रमण करेगा, 7 आक्रमण करता है। तो बाजीराव मुगल सम्राट, अवध का नवाब और अहमद शाह अब्दाली। कई लोग, बाजीराव भी दिल्ली में इंटरेस्टेड, अवध का नवाब भी इंटरेस्टेड, सिख के भी लोग इंटरेस्टेड और अहमद शाह अब्दाली भी इंटरेस्टेड, हैदराबाद का निजाम भी इंटरेस्टेड। इसलिए इस समय किताब से कभी पढ़ा ही नहीं जा सकता, इम्पॉसिबल। जब हम लोग को 3-4 साल गुजर गया तब पेशवा समझ में आया। पहले तो हवाई नहीं लगता था शुरू में, जब मैच्योरिटी लेवल बढ़ गई उसके बाद भी उस लेवल पर नहीं, जो फिर पढ़ाने लगे जहाँ, तो हमको मालूम नहीं था कि BL गौड़ में इतना अच्छा लिखा हुआ है। जब उस पर काम किया तब ये समझ में आया, फिर भी समझ में आया। फिर अलग अलग चार्ट बनाए, जब बात करें तो हम पूरा ढूंढें अच्छा इसमें कौन क्या है। एक वर्ड था जो नवाब वजीर, हमको समझ ही में नहीं आता था। नवाब वजीर सफदरजंग, अभी उसका कॉन्सेप्ट दें, किताब में मिला, लाइन लिखा, हमको समझ में नहीं आता क्या है नवाब वजीर। वजीर मुगल सम्राट का होगा और नवाब किसी राज्य का होगा। अब सफदरजंग को नवाब भी लिख दे, कभी वजीर भी लिख दे, तो अभी देखिएगा क्या होगा। तो अवध में तो बालाजी बाजीराव 40 से 61। अब थोड़ा सा देखो, 40 से 61 के बीच में मुगल सम्राट को खोजो कौन कौन है। 40 से 61 के बीच में मुगल सम्राट कौन कौन होगा बताइए। अब देख रही हो वहाँ बोर्ड पर नहीं लिखा हुआ है, बोर्ड पर खोजो, दिमाग नहीं चल रहा।
हम बोले कि 40 से 61 में मुगल सम्राट कौन कौन है, तो मुगल सम्राट में देखोगी 40 से 61 में कौन कौन होगा आता है ना, मोहम्मद शाह रंगीला होगा, अहमद शाह होगा, आलमगीर द्वितीय होगा और कुछ दिन के लिए शाह आलम होगा। अब सोचिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है, हल्का सा मिस किए बस फैक्ट हो गया गलत। सतर्कता रखना है ना। तो मोहम्मद शाह रंगीला से भी बहुत ज़्यादा इनका कोई लेना देना नहीं होगा। अब देखो बाजीराव जब 40 से 61 है तो 40 से 61 के बीच में बताओ अवध का नवाब कौन कौन होगा। 40 से 61 के बीच में अवध का नवाब कौन कौन होगा? सफदरजंग होगा और शुजाउद्दौला। सफदरजंग होगा, सफदरजंग। तो क्या बालाजी बाजीराव से सादत खां का कोई रिश्ता होगा? नहीं। कोई रिश्ता होगा? नहीं। कोई रिश्ता होगा? नहीं। ठीक है, ठीक है। बंगाल का नवाब 40 से 56। बंगाल का नवाब कब से कब है? तब बालाजी बाजीराव 40 से 61। तब बालाजी बाजीराव का रिलेशन किससे होगा? और इनका जानी कट्टर दुश्मन बालाजी बाजीराव को कौन है? कौन है? क्योंकि मराठे भी दिल्ली पर अपना है ना शैडो, अपना दिल्ली को चाहते थे कि दिल्ली हमारे नियंत्रण में रहे, भले मुगल सम्राट रहे। और अब्दाली भी दिल्ली पर चाहता था। अवध के नवाब का भी कॉन्सेप्ट था कि दिल्ली पर हमारा ही चले। तो 3 लोग तो ऊपर में थे, अवध का नवाब, और रियल में डलहौजी तक अभी से लेकर 1725 से लेकर 22 से लेकर और 1856 में जब डलहौजी इसको ब्रिटिश एम्पायर में मिला लेता है, तब तक दिल्ली पर किसका चला? अवध के नवाब का। तो अब बाजीराव बैठ गया, 40 में बैठा। अब क्या क्या हुआ अब फिर उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। अब ये तो समझ लिए ना आप, बुंदेलखंड प्रभाव में है, मालवा प्रभाव में है, बचा हुआ क्या है? उड़ीसा, बंगाल, है ना। मालवा को पूरी तरह से कब्जा में नहीं किया अभी, तो थोड़ा बहुत ये क्षेत्र, अवध, दिल्ली, पंजाब, ये क्षेत्र बचा हुआ है। और मराठे यहाँ तक पहुँचेंगे। कैसे पहुँचेंगे वो बाजीराव पहुँचाएगा। और वो बाजीराव कैसे पहुँचाएगा वो हम लोग 1 2 3 4 के हिसाब से हर कदम को एनालिसिस करेंगे, हर कदम पढ़ेंगे। तो दिमाग में हमेशा एक साथ कई चीज़ रखेंगे कि अगर अवध की बात आई तो अवध का नवाब कौन है, अगर बात आई मुगल सम्राट की तो कौन है, अगर बात आई आपको बंगाल की, तो मिला के पढ़ेंगे तब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो 1 2 3 से शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबरिंग 1, ठीक है। तो 1 में देखते हैं। अब यहाँ पर 2 चीज़ों को देखना है, मराठे और अब्दाली। तो अब्दाली का भी 1 2 3 है और मराठों का भी 1 2 3 है। 1747 में अहमद शाह अब्दाली बना नादिर शाह का सक्सेसर। अब देखो मराठों की स्थिति। पहले मराठा 1741 में, 1741 में मराठा देखते हैं। मराठा बीबी मतलब बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव के द्वारा मालवा पर प्रभाव बढ़ा लिया गया। क्या किया गया मराठों ने? क्या किया? मालवा पर बालाजी बाजीराव ने क्या किया? मालवा पर। चलिए देखते हैं पिक्चर से। ये है इनका। चलिए, मालवा पर प्रभाव, गुजरात है ही, ठीक है। मालवा पर प्रभाव बढ़ गया। किस पर बढ़ा? मालवा पर। बाला 41 में कोई फर्क नहीं, कोई डेट नहीं, कोई फैक्ट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। अब बालाजी बाजीराव के द्वारा बुंदेलखंड
जो पहले बुंदेलखंड में झांसी कालपी छत्रसाल ने गिफ्ट किया था बाजीराव को, तो अब बालाजी बाजीराव ने पूरा बुंदेलखंड ले लिया। छत्रसाल भी मर गया होगा, तो बालाजी बाजीराव ने क्या किया, पूरा बुंदेलखंड 42 में ले लिया। पूछेगा नहीं पूछेगा, यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है, समझिए। और बुंदेलखंड की जीत, अब समझिएगा, बुंदेलखंड की जीत मराठों को उड़ीसा और बंगाल का द्वार खोल दिया। बुंदेलखंड जीता, अब बुंदेलखंड किससे सटा हुआ है और उड़ीसा किससे सटा हुआ है? तो बाजीराव एक चीज समझा, तो जैसे बुंदेलखंड जीता, पेशवा की सीमा किससे टकरा गई? किस राज से? उड़ीसा। किस राज से? अब जो फैक्ट आगे होगा वो समझिएगा। एकदम मैप से चलिए, बाजीराव ऐसे चला, यहाँ तक पहुँच गया। अब उसके बाद आगे फिर एक कदम चलेगा, फिर एक कदम यहाँ पर चलेगा, तो उधर से कुछ और लोग आ रहे थे, है ना। यहाँ तक चला तो उधर से भी कुछ लोग आ रहे थे, और दोनों यहाँ पर कब्जा करना चाह रहे हैं, तो लड़ाई तो होगी। बाजी के राव के द्वारा बुंदेलखंड को जीतने से, ये बुंदेलखंड को जीतने से बुंदेलखंड सीधे सीधे उड़ीसा से सट गया। ये जीतने से मराठों के लिए बंगाल तथा पूरब के द्वार खुल गया। ठीक है, 42 की बात है। पानीपत की तीसरी लड़ाई की तरफ भी हम लोग चलेंगे। ध्यान रखिए, हम 42 में है और अब्दाली 47 में शासक ही बनेगा। अभी तो अब्दाली है भी नहीं, अभी तो अब्दाली है भी नहीं। अपने मैटर में जहाँ ये लिखा होगा अब्दाली कर भी लीजिएगा, अभी तो अब्दाली है भी नहीं। तो मराठी अपना बढ़ रहे हैं, कोई चैलेंज नहीं मराठों का। आगे देखिए, अब यहाँ जीतने से, बुंदेलखंड को जीतने से, अब देखने के लिए हटा देते हैं, बुंदेलखंड को जीतने से ये आपका उड़ीसा है। ये कौन सा एरिया है? उड़ीसा हम लोग पहुँच गया। और उड़ीसा वाज द प्रोविंस ऑफ बंगाल एंड बिहार वाज ऑल्सो प्रोविंस ऑफ बंगाल। उड़ीसा कोई तो था नहीं, ये बंगाल का पूरा, ये बिहार झारखंड उड़ीसा एक राज्य था। तो बुंदेलखंड को जीतने से आप सीधे कहिए कि मराठे बंगाल पर पहुंच गए। मराठे कहाँ पहुंच गए? बंगाल पर पहुंच गए। अब पेशवा जो है वो बंगाल तक को देख रहा है। अब बालाजी बाजीराव बंगाल को मैसेज करेगा, किसको? अलीवर्दी खान को, कि भाई हमको चौथ तुम दो। क्या दो? अब हमको तुमसे क्या चाहिए? अब हमको तुमसे चौथ चाहिए। अलीवर्दी का अब कभी समझा नहीं था कि इतने ताकतवर हैं, बोला ना हम चौथ नहीं देंगे। तो देखो आगे नहीं देंगे तो क्या होगा। तो मराठा रघु जी ने 1744 में मराठा सरदार रघु जी ने 1744 में बंगाल के अलीवर्दी खां, किसको? बंगाल के अलीवर्दी खां से बंगाल बिहार उड़ीसा से चौथ की मांग की। ये डेट इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है ना। चौथ की मांग की हम बताएंगे। रघु जी ने एक दूत भेजा भास्कर पंत को बंगाल। अलीवर्दी खां ने क्या किया? हत्या कर दी। ठीक है ना। अब रघु जी भोसले ने क्रोधित होकर बंगाल पर क्या किया? आक्रमण कर दिया। और ये आक्रमण कब किया गया? 1751। अब 1751 में बंगाल का नवाब कौन है? अलीवर्दी खां। ठीक है, अलीवर्दी खां 1751 में कौन है? तब बताइए, फैक्ट हो गया इंपॉर्टेंट VVI कि मराठों ने बंगाल पर आक्रमण कब किया था? बोलो। बहुत अभी तक जो बाजीराव शुरू किए उसमें पहला फैक्ट यही है कि मराठों ने बंगाल पर पहली बार आक्रमण कब किया, या बंगाल को पहली बार कब पराजित किया? किसको पराजित किया? किसको पराजित किया? कौन गया था? रघु जी भोसले। अब देखो, 1751 में अलीवर्दी खां और रघु जी के बीच संधि हो गई।
अलीवर्दी खां पराजित हुआ और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां ने मराठों को उड़ीसा क्या दिया? उड़ीसा राज्य दे दिया और उड़ीसा के साथ 12 लाख रुपया भी दिया। 12 लाख बंगाल से है ना, 12 लाख रुपया भी दिया और बंगाल बिहार के क्षेत्र से चौथ भी देने के लिए बोला। उड़ीसा तो ले ही जाओ, 12 लाख रुपया भी ले जाओ और हर साल हम क्या देंगे? चौथ भी देंगे। ये है पराकाष्ठा मराठों की, ठीक है ना। ये क्या है ना, अब ये मैप देख रहे हो ना, जो पिंक कलर मैप है कैसे बढ़ रहा है। ये पिंक कलर मैप ऊपर वाला एरिया कब्जा ही है। इस तरह से कहाँ तक ये पहुँच गए? उड़ीसा। ये उड़ीसा जो हो गया, बुंदेलखंड, मालवा, ये सब पूरा है तो पूरा। अब ये हो गया आपका एक तरह से मराठा क्षेत्र। ठीक है। और इनडायरेक्ट प्रभाव में अब चौथ आप दे ही रहे हैं तो इनडायरेक्ट प्रभाव में तो बंगाल भी आ गया, बिहार भी आ गया। बचा कौन? अवध। और कौन बचा? अच्छा, चंबल तक, चंबल नदी जो बताए थे है ना, चंबल और यमुना तक इधर भी एरिया मिल ही चुका है। तो इधर थोड़ा सा इनका संधि के द्वारा ये एरिया भी लगभग है ना कवर ही है अंग्रेजों का। अब बच गए सीधे मोहम्मद शाह रंगीला। मुगल बादशाह तो बताए थे ना, छोटे एरिया में सिकुड़ गए थे, उनको बड़ा एरिया में तो है नहीं अभी। ठीक है, अब देखो, अब इधर से अब्दाली और नादिर सॉरी नादिर शाह तो है नहीं, नादिर शाह तो मर गया है ना। हाँ, 47 में नादिर शाह मर गए और 47 में उनका वारिस कौन बना? अहमद शाह अब्दाली। ये अहमद शाह अब्दाली कई बार भारत पर आक्रमण करेगा। ठीक, अब देखिए, अब आप बताइए कॉन्सेप्ट कि यहाँ तक पहुँचने के बाद अब मराठे के लिए क्या बच गया? मुगल। बंगाल तक तो प्रभाव स्थापित हो गया। अब केवल उत्तर भारत में मुगलों को अपने प्रभाव में लाना था। किसको लाना था? इसलिए मराठों की दिलचस्पी अब उत्तर है। अब उत्तर भारत में दो ही खिलाड़ी हैं, एक मुगल जो कि सीधे साधे हैं, मुगलों को सारा दिशा निर्देश देने वाला उनका प्रिय राज्य है अवध। तो ओरिजिनल मास्टर स्ट्रोक किसके पास है? अवध। अवध वाज द ओरिजिनल फीचर इन दिल्ली। अवध जो है दिल्ली का एक तरह से समझिए कि ऑल इन ऑल बना हुआ। अब उस दिल्ली में अवध पहले से, अब दिल्ली में कौन प्रवेश कर रहे हैं? मुगल। अरे कौन प्रवेश कर रहे हैं? मराठे। अब अवध है और दिल्ली में कौन है? मराठे। इधर से अब्दाली भी करा कि हमको भी इंटरेस्ट है दिल्ली में। अब मुगल क्या हो गए? ट्रायंगुलर हो गए, नीचे से मराठे, इधर से अवध और ऊपर से अब्दाली। अब जो प्लेग्राउंड बनेगा, ना इस खेल का, वो प्लेग्राउंड पंजाब बनेगा। क्या बनेगा? पंजाब और दिल्ली। पंजाब और क्योंकि इधर तक अवध का कब्जा है, इधर तक क्या है? मराठों का कब्जा है। तो बचा क्या? दिल्ली और भारत में पंजाब। तो पंजाब से मराठे उतने क्लोज नहीं हैं। अब्दाली भी अपना धीरे धीरे साम्राज्य बढ़ा लिया है। किसने साम्राज्य बढ़ा लिया? अब्दाली भी अपना साम्राज्य बढ़ाते बढ़ाते आगे निकल चुका है और अब्दाली भी पंजाब का आधा हिस्सा अब्दाली जीत चुका है। ठीक, यह है अब्दाली। ठीक है, क्लियर है आप लोग को? अरे क्लियर है? तो अब 50 के आगे का रास्ता है,
तो 50 के पास समझिए कौन कौन हो जाएगा, मतलब रंगीला फंगीला से तो बातें नहीं करना है। अब कौन होगा? अहमद शाह 48 से लेके 54। पहला खेला किससे होगा? अहमद शाह 48 से लेके 54, और 48 से 54 के बीच में सफदर जंग है। कौन है? अब अहमद शाह दिल्ली का मुगल बादशाह बनेगा। कौन बनेगा? कौन बनेगा? कौन बनेगा? और सफदर जंग नवाब है कहाँ का? अवध का। ध्यान देना। अब बड़ी काबिल नवाब, बड़ा ही एकदम गेम चेंजर नवाब अहमद शाह यहाँ बना। इसके पास तो कुछ है ही नहीं है, इधर सारा पूछ के नवाब, इधर से अवध के नवाब से पूछ के करता था। तो अहमद शाह सफदर जंग जो है अवध का नवाब है, तो मुगल सम्राट है ना, सफदर जंग अवध का नवाब है। अब मुगल अब बहुत ही काबिल है और उतने अयोग्य ये लोग हैं। तो मुगल सम्राट जब अहमद शाह 48 से 54 गद्दी पर बैठा तो उसने सफदर जंग से रिक्वेस्ट किया कि तुम हमारा नवाब, हमारा वजीर बन जाओ। क्या बन जाओ? क्या बन जाओ? क्या बन जाओ? वजीर का पद। तो पहले क्या है? नवाब अवध का, और वजीर कहाँ हो गया? दिल्ली का। इसलिए इसका नाम एक हो गया नवाब वजीर सफदर जंग। क्या नाम हो गया? है ना, नवाब वजीर। क्लियर है? चलिए अब देखिए आगे। अब 51 तक तो स्थिति है, चलो अब्दाली भी हैं, सफदर जंग भी है और अहमद शाह भी है। 54 में बदल जाएगा, सुजा-उद-दौला आ जाएगा। तो सुजा-उद-दौला कोई खास इंटरेस्ट नहीं रखेगा और यहाँ कौन आ जाएंगे? आलमगीर। 54 से कब तक है? 59 तक। और शाह आलम आ जाएंगे 59 से 1806 तक। तो 1761 का पानीपत का तृतीय युद्ध याद रखना है। 1761 तक कौन कौन होंगे? तो 1761 में ये होगा, ये होगा। अब ध्यान रख के समझना, आगे बोल रहे हैं। अब देखेंगे भाई कि अब्दाली का क्या हाल चाल है। 48 में बैठा है तो भारत की तरफ कैसे कैसे इंटरेस्ट ले रहा है, और जब उसका इंटरेस्ट लेके 51 तक आएंगे, इधर 51 तक पहुँच ही गए हैं। अब वो भी 51 तक पहुँच जाएगा, हम भी पहुँचे हैं। तो लड़ाई झगड़ा कहाँ से शुरू होगा? 51-52 से। तो देखते हैं आपको हम लोग अहमद शाह अब्दाली को 1 2 3 के हिसाब से। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का सक्सेसर था। 47 में अफगानिस्तान में राजा बना। भारत पर कुल कितने बार अटैक किया? 1748 में पहला अटैक किया था पंजाब में, जिससे मोहम्मद शाह रंगीला भारत का शासक था। 19 से 48 उसी समय के बाद वो हटता है। 49 में अहमद शाह अब्दाली एक बार आक्रमण किया पंजाब पर, और उसमें पंजाब का गवर्नर कौन था? मोइन मुल। और निश्चित रूप से पंजाब मुगलों का होगा। पंजाब किसका रहा है हमेशा से? अरे किसका रहा है? अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब, सबका उसी समय रहा मुगलों का। तब पहली बार अहमद शाह अब्दाली आ रहा है ना, तो पंजाब तो ऑलरेडी मुगल का था। इसलिए मुगल राजा ने वहाँ के गवर्नर किसको रखा था? मोइन मुल। याद नहीं करना है, सब चीज़ याद नहीं करना, जहाँ इंपॉर्टेंट है हम खुद ही बोल देंगे। तब पंजाब का मुगल गवर्नर कौन था? बिल्कुल याद नहीं करना, खाली ऐसे ही बोल के निकल सकते हैं। 49 में पंजाब का गवर्नर मोइन मुल पराजित हुआ, और तब पराजित हो गया तो अब्दाली का उस पर धीरे धीरे कब्जा रहा एक तरह से। 1752 के आसपास देखते हैं पंजाब पर तीसरा। इस बार मुगल सम्राट अहमद शाह ने अब्दाली से संधि कर ली। कब? 52। कब कर लिया? कब कर लिया? 1752। अहमद शाह ने अब्दाली से पंजाब और सिंध देकर समझौता कर लिया। कहा कि चलो बार बार क्या लड़ेंगे, आप पंजाब और सिंध रखो। इधर 51 में बंगाल खलिहाने के बाद मराठों का निगाह किधर है? दिल्ली में। किधर है? दिल्ली में।
अब सीधे सीधे दिल्ली की तरफ किसका प्रभाव पड़ रहा है? अब्दाली का। अब दोनों की निगाह एक दूसरे से टकरा रहा है, दोनों की चाल दोनों समझ रहे हैं। और उसमें निरीह कौन है? मुगल सम्राट। और उनको इज्जत बचाना चाह रहा है अवध का नवाब। अवध का नवाब सोच रहा है कि जो अवध का नवाब मराठों को कभी पसंद नहीं करता था, वो सोच रहा है अगर मराठों को मिला लिया जाए तो अब्दाली को दूर रखा जा सकता है। अब मराठे तो पैसा के लोभी हैं, को देव को उनको निपटा दिया जाएगा। तो देखिए कैसे अब होता है, ठीक है। एक चीज और यहाँ छूट गया था, बाबर तक पहुंचना था। 51 में हम कहाँ पहुंचे थे? बंगाल। अब मुगलों को भी एक प्रभाव में मराठे क्या जा रहे थे? बंगाल जीतने के बाद, मतलब बंगाल से चौथ लेने के बाद 1751 में रघुजी भोसले के द्वारा अब मराठे किधर देख रहे थे? दिल्ली। तो दिल्ली में देखो इसी समय हाँ मराठों की दिलचस्पी उत्तर भारत में बढ़ गई 51 के बाद, ठीक है ना। और अभी भी आप देखे थे अब्दाली को यहीं रोकना है। अभी अभी आप देखें कि अब्दाली 49 में पंजाब के मुगल गवर्नर मुल्क को पराजित कर दिया था। तब पराजित कर दिया था 49 में। तो 49 में अहमद शाह शासक है और सफदरजंग है। अब पंजाब को पराजित कर दिया तो अहमद शाह और सफदरजंग बोले कि तो बड़ा दिक्कत वाला गलत वाला बात हुआ। 49 से पंजाब करेगा, 50 से कौन में वो आगे बढ़ेगा। तो सफदरजंग ने अहमद शाह से कहा कि एक काम करते हैं, हम लोग मराठों से संधि कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम लोग? सफदरजंग अहमद शाह बोला कि देखो हम लोग आज 49 में पंजाब को जीता, कल तो हमको भी जीतेगा। तो सफदरजंग ने कहा अहमद शाह को मैं मराठों से संधि बालाजी बाजीराव से कर लेते हैं, और संधि ये करेंगे कि कुछ भी होगा तो आप अब्दाली से हमको सुरक्षा देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि दिल्ली की सुरक्षा का भार कौन लेगा? दिल्ली की सुरक्षा का भार कौन लेगा? कितना वक्त तेज है कि जब मराठे जब दिल्ली को यहीं पर सुरक्षा कर लेंगे तो हमको तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा अब्दाली से, लड़ो तुम। इसलिए 1856 तक अवध बचा रहा, बाकी सब चले गए थे। तो 51 के बाद तो ये दोनों समझौता क्या करेंगे उसको देखो। चौथा नंबर, हाँ इधर होगा, पूरा पॉइंट नहीं हुआ था ना। इसी समय मराठों को अवसर मिला। 48-49 वही चुप चला था। 1751 में अब्दाली के आक्रमण से भयभीत होकर 1751 में उधर से अब्दाली फिर चल रहा आक्रमण करने के लिए। 1751 में अब्दाली के आक्रमण से भयभीत होकर नवाब वजीर सफदरजंग ने, नवाब वजीर क्लियर है कि नहीं? ये BL गौर की लाइन है, उठा के देखिएगा। इस लाइन को समझना हमको पूरा एकदम समझो कि 3-4 घंटा चला गया था खाली नवाब वजीर समझने। जब मुगल सम्राट को वजीर का लिस्ट मारे उसको लिखे और फिर इधर अवध के नवाब को लिस्ट डाले तो दोनों जगह सफदरजंग टकरा गया। तब फिर देखिए कि सफदरजंग दिल्ली का वजीर का वो पॉइंट हुआ, तब क्लियर हो गया, तब समझ गए वो यही व्यक्ति है जो नवाब वजीर सफदरजंग। तो नवाब वजीर सफदरजंग 39 से 54 टाइम भी है। 1751 में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से भयभीत होकर नवाब वजीर सफदरजंग ने नीचे मराठों से मदद किससे मांगी? मराठों से मदद मांगी। क्या? और दोनों में 1752 में समझौता हुआ, मुगल और मराठों में। क्या समझौता हुआ? कि 50 लाख रुपए आपको सालाना देंगे। क्या देंगे? 50 लाख रुपए आपको हम सालाना देंगे, मुगल सालाना देंगे। बदले में मराठे मुगल साम्राज्य की आंतरिक और बाह्य आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करेंगे। मुगलों, ध्यान दो, मुगलों और मराठों में समझौता कब हुआ? 1752। मुगलों मराठों में समझौता कब हुआ? मुगलों मराठों में समझौता कब हुआ? क्या कहा? कि 50 लाख रुपया सालाना देंगे और आपकी जिम्मेदारी है कि कोई बाहर से आक्रमण करे या कुछ आंतरिक विद्रोह हो, सब काम कौन देखेंगे? मराठे। मतलब अवध के नवाब सोच रहे कि चलो हम टेंशन फ्री हो।
50 लाख रुपया देगा। और कहा इसके साथ साथ, ध्यान देना यहाँ पर, इसके साथ साथ मुगल सम्राट में संधि में कहवाया कि मराठों को पंजाब सिंध, एक ही चीज़ बढ़िया, दोआब, पंजाब सिंध और दोआब से चौथ लेने का अधिकार देंगे। अब क्यों बोला वो भी समझिए। अब बताओ, पंजाब यहाँ है और सिंध यहाँ है, पंजाब वहाँ है और सिंध, पंजाब वो है और उसी के बगल में क्या है, यहाँ पर सिंध है। तो ये तो ऑलरेडी अब्दाली इस पर प्रभाव जमाए हुए। कौन जमाए हुए? ये तो ऑलरेडी अब्दाली अपना प्रभाव इधर जमाए हुए है ना भाई। तो बड़े चालाकी से सफदरजंग ने मुगल सम्राट से कहा कि दे दो, पंजाब तो इसमें तो है और सिंध तो एकदम है ही नहीं है, 50 लाख रुपया दे के कहना कि ये भी तुम ले जाओ। तो मराठे कहाँ तक पहुँच गए भाई? अगर वस्तुता देखो तो यहाँ ये पूरा एरिया किसका प्रभाव में आ गया? बालाजी वादी। अब मराठों से संधि हुई, मराठों से क्या हुआ? मराठों से तो अभी संधि हुई है ना। अब बालाजी बाजीराव को आंखें चमक गई कि अब तो हम इधरों तक पहुंच जाएंगे। अभी संधि हुआ है, मालूम तो है नहीं। अभी सपना देखेगा किधर? पंजाब का। कहाँ सपना देखेगा? कहाँ देखेगा? अभी ये बात हो ही रही थी, अभी संधि हुआ, अभी ये सब घर भी गया है। क्या हो रहा है अभी? तभी तो क्या हुआ कि अब्दाली आक्रमण करिए दिया। इधर अभी देने की बात हुई, तब देखा कि अब्दाली कब्जा कर लेगा, तो देखा कि मराठे कब्जा कर लेंगे बाजीराव बालाजी। तब पहले ही अब्दाली क्या किया? 52 में इधर संधि होती है, मार्च अप्रैल में होगा, तब तक वो 1-2 अप्रैल मई जून जुलाई में उधर से वो, तब 52 में 2 घटना हुई। 52 में पहली घटना क्या हुई कि नवाब वजीर सफदरजंग के मध्यस्थता में मुगल सम्राट से संधि हुई, आकर कि 50 लाख रुपया लीजिए, 52 में हुआ, और मुगल सम्राट की सुरक्षा आप, है ना, और साथ साथ पंजाब भी देते हैं, सिंधो ले लेते हैं और दोआब में चौथ भी देते आया। तब तक अब तो संधि हुआ, बाजीराव सब अलग अलग, टाइम लगे ना भाई। तब तक उधर से 52 में क्या हुआ? 52 में पानीपत के बैटल ऑफ पानीपत के तीसरे युद्ध की तरफ हम लोग पहुँच रहे हैं। ठीक है, यही पानीपत का बैकग्राउंड। 1752 में पंजाब पर इस बार मुगल सम्राट अहमद शाह अब्दाली ने, हाँ अब 52 में उधर से चला, तो पंजाब पर इस बार मुगल सम्राट अहमद शाह ने अब्दाली से संधि कर ली। उधर मराठा से किया था, आज वो आक्रमण किया तो अब्दाली से कर लिया। अहमद शाह ने अब्दाली को पंजाब और सिंध देकर समझौता कर लिया कि ले जाओ, उसको तो इधर चाहिए। अब मराठा का ही केसु होगा, ठीक है, तो मराठा का की तो हम होने नहीं देंगे। तो 1553 में पंजाब का गवर्नर जो था लगातार चला रहा था, कौन? मोइन मुल्क। पराजित होता था, लेकिन अब्दाली इसको क्या कर रहा था? रहने दे रहा था। तो जब पंजाब, ऐसे याद नहीं करना है, पर समझना है पानीपत का, और आपके पास मैटर है। पंजाब का गवर्नर क्या हुआ? मर गया। अब मरने से क्या, खाली ऐसे बोलो मर गया। अब मरने के बाद मुगल सम्राट के वजीर इमादुल मुल्क, मुगल सम्राट के वजीर कौन है? कौन है? अब वजीर सफदरजंग हट गया, अब मुगल सम्राट वजीर कौन हो गया? इमादुल मुल्क ने बिना अब्दाली से पूछे आदनी बेग को पंजाब का गवर्नर नियुक्त कर दिया। किसको पंजाब गवर्नर दिया? बिना अब्दाली से पूछे, क्योंकि संधि में पंजाब का अब्दाली को दे दिया गया था ना। तो फट से इसको अब इमादुल मुल्क ने आदनी बेग को कर दिया। अब्दाली ने इसे पंजाब में क्या माना? हस्तक्षेप। क्या करें, ये कैसे हो गया? हम चले तो तुम अपने मन से बैठा दोगे। और अब्दाली ने जनवरी 1557 में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, क्या मुगल सम्राट को ठीक कर दिया। मतलब पंजाब का गवर्नर चेंज किया जाना अब्दाली को रास नहीं आया,
और उसने दिल्ली पर कहा कि ठहरो तुमको बताते हैं, और दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, ठीक है ना। और जनवरी 5 दिल्ली पर लूटा तथा जाने से पहले, दिल्ली जाने से पहले कहा कि सुनो, अबरी बदमाशी किया तो तुम लोग समझ लेना, जाने से पहले एक व्यवस्था बनाएगा। क्या करेगा? और कहा कि चलो मुगल सम्राट तुमको तो रहने देना, आलमगीर को 5458, कहा कि तुम तो रहो, वजीर को भी बोला कि ठीक है रहो। अब दिल मुगल में क्या होगा देखना, लेकिन सेनापति अब हम नियुक्त करेंगे। कौन बोला? अब्दाली। सेनापति कौन नियुक्त करेगा? अब सेनापति मीर बख्शी को अब्दाली ने क्या किया? नजम, मतलब मीर बख्शी मतलब सेनापति, रोहिला सरदार नजमुद्दौला को अब्दाली ने मीर बख्शी सेनापति पर नियुक्त करके उसको अपना एजेंट बनाया। अब्दाली ने व्यवस्था बनाया। किसने व्यवस्था बनाया? अब्दाली ने। इसको रहने दिया। मीर का कहा कि सेनापति में मेरा अपना एजेंट रहेगा। कौन है? नजमुद्दौला। और कहा कि अब पंजाब का गवर्नर मेरा। और संधि 52 में जो हुई थी उसके अनुसार 50 लाख रुपया देने के एवज में मुगलों की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का काम किसको था? मराठा। भले पंजाब तो गिफ्ट में दिया था, इस संधि का ओरिजिनल तो ही था कि मुगल सम्राट की रक्षा करेंगे। अब अब्दाली तो मुगल सम्राट की तो धुआं उड़ा दिया और उल्टा सेनापति बैठा दिया, पंजाब के गवर्नर अपने बेटा को बैठा दिया। ये अब्दाली का सर्वोच्च स्थिति थी। अब्दाली ने 1757 में दिल्ली पर आक्रमण करके मुगल सम्राट वजीर को रहने दिया और दिल्ली पर सेनापति मतलब मीर बख्शी किसको बनाया? रोहिला सरदार नजीमुद्दौला। याद रखिए BBI वाला। अब्दाली ने 1757 में मीर बख्शी और सेनापति के पद पर अपने एक एजेंट रोहिला सरदार नजीमुद्दौला को बैठाया तथा पंजाब का गवर्नर उसका अपना बेटा तैनात। ठीक है, कोई दिक्कत? तैमूर बना। मराठे इस व्यवस्था में, अब मराठे को देखिए, मराठे तो पहुँचे हुए यमुना तक, कुछ ही दूर है। ये बना के गया तो सेनापति जो बनाया वो मराठों को डायरेक्ट आई कांटेक्ट में था और मराठों के चूहने लगा। ये बर्दाश्त से बात। पंजाब ले जाता चलता, पंजाब है ही तिरपन से कब्जा, लेकिन दिल्ली में कहा कि सेनापति रहेगा, ये बर्दाश्त से मराठों के लिए। मराठे इस व्यवस्था में क्या चाहेंगे? क्या चाहेंगे? क्या चाहेंगे? चेंज। अब देखो चेंज होगा, ठीक है। और यही चेंज क्या हो जाएगा? यही चेंज क्या हो जाएगा बताओ? युद्ध का कारण। पृष्ठभूमि जो मेरा ओरिजिनल मैटर में था पहले, पानीपत के 14 जनवरी 1700, तो पानीपत के युद्ध की पृष्ठभूमि क्या हो गई? 1757। पानीपत की लड़ाई के कारण क्या हो गया? दिल्ली में अब्दाली के द्वारा अपना सिस्टम डेवलप कर लिया। 57 में अब्दाली के द्वारा दिल्ली को अपने नियंत्रण में लेना, अपना एजेंट बैठा। जनवरी 1757 में अब्दाली ने पानीपत का तीसरा युद्ध, ध्यान से देखिएगा, जनवरी 1757 में यही पर, ठीक है। अब्दाली ने दिल्ली पर आक्रमण किया तथा इसने दिल्ली में अपनी कुछ व्यवस्थाएं बनाई। आलमगीर द्वितीय को सम्राट, इमादुल मल्क को वजीर जो पहले थे रहने दिया। अब ये दोनों डर के रहे, इसलिए सेनापति अपना व्यक्ति, अब बताओ तुम सम्राट वजीर हो, अब पूरा सेना का मालिक मेरा आदमी रहे तो चलेगा किसका? जिसके पास सेना रहेगा। तो नजमुद्दौला को मीर बख्शी तथा अपना एजेंट। अब मराठे क्यों रुकने वाले? रघुनाथ राव ने मार्च 1757, क्या होगा डेट? 57 लिखा गया, 1758। रघुनाथ राव ने 1758 में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। कौन दिल्ली पर आक्रमण किया था? फिर याद रखिए, रघुनाथ राव। कौन? कौन? BBI है, रघुनाथ राव है, बंगाल है, ये दोनों याद रखिएगा। अभी तक मेरे को बंगाल पूछेगा, आई पूछेगा, बाकी सारा कुछ नहीं पूछेगा, तो जब समझाने के लिए बताया।
तो रघुनाथ राव ने दिल्ली पर आक्रमण पहुंचा तथा नजमुद्दौला को क्या किया, हटा दिया। सीधे चैलेंज किसको दिया बताओ, सीधे चैलेंज किसको दिया, किसके काम को हटाया था, किसके काम को हटाया, अब्दाली के काम को हटाया। और यहाँ तक पंजाब के सूबेदार अदनी बेग है, पंजाब के सूबेदार तैमूर को हटाकर उसके बेटा को हटाकर अब पहले वाले मुगल सूबेदार अदनी बेग को बनाया। अब ये चेंज कर दिया। अब इन सब परिवर्तनों से कौन चिढ़ गया, पहले अब्दाली जो परिवर्तन किया उसे मराठे चिढ़े, और जब मराठे परिवर्तन किया तो फिर कौन चिढ़ गया, तब फिर तो जब अब्दाली परिवर्तन किया तो मराठे चिढ़े, मराठे आक्रमण किए। आज जब मराठे परिवर्तन करेंगे तब कौन आक्रमण करेगा, अब्दाली। अब्दाली ने आक्रमण कर दिया। अब उधर से अब्दाली की सेना, इधर से मराठों की सेना। 14 जनवरी 1761, ठीक है। अब यहाँ पर जो युद्ध हुआ था, अब इस युद्ध का अगर मैप देखिए तो इधर से अब्दाली की सेना, अब्दाली तो पंजाब तक है ही, अब्दाली कहाँ तक है, अब्दाली का तो विस्तार पंजाब तक है ही, आधा पंजाब तो इसका मुगल गवर्नर था। अब पंजाब के बगल में यहाँ पर हरियाणा है। ये कौन सा जगह है बताओ, ये आपका हरियाणा है। अब मराठे यहाँ हैं, और इसी जगह हरियाणा के पास में आपकी कौन सी नदी है, यमुना नदी। यहीं पर यमुना नदी बह रही है। अब सोचिए अब्दाली की तो कब से पहुंच जाएगा। अब अब्दाली की सेना पहुंचे इससे पहले मराठे यहाँ से चल निकले, ठीक है। मराठे यहाँ से क्या हुए, चल गए। और पूरा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मालवा, अब्दाली चला था इनको बदला लेने के लिए। क्या जरूरत इतना कूद के जाने का, पहले इनको आने देते और ऐसा करते कि इतना गुस्सा दिलाते कि ये लोग महाराष्ट्र आते, तो अब्दाली आता तो आने में थक जाता। ये लोग चढ़ के अपने खुदे यमुना नदी के किनारे चल गए। अब यमुना नदी के इस साइड मराठा सेना और यमुना नदी के उस साइड दोनों आमने सामने। अब इधर का क्लाइमेट तो अब्दाली के लिए तो जाना पहचाना है, लेकिन महाराष्ट्र में तो जाड़ा पड़ता नहीं है। महीना है जनवरी, आए लोग चले थे 5-6 महीना पहले, तो अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर पड़े। यहाँ पर यमुना नदी किनारे हरियाणा पंजाब में रुके हुए हैं। मौसम ठंडा, हिमालय की, यह आपका हिमालय पर्वत है, हिमालय की सर्द हवाएं। अब जैसे जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी आया, हिमालय की हवाएं कटकटाने वाली, 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री का ठंडक। अब यहाँ से घर से दूर इतनी जगह सेना यहाँ इनकी है, न रसद पानी ठीक से पहुँच रहा है, जाड़े में पाला मार के आधा सैनिक मर गए। अब अब्दाली गब न बोरा से आटा मंगा ले रहा है। तो बिना सोची समझी, बिना तैयारी के जोश में लोग तो पहुँच गए और स्थितियाँ विपरीत रही। सैनिक 3-4 महीना हो गया, कपड़े फट गए, भूख से तक मर रहे हैं। क्यों कि मराठों का सपोर्ट भी कोई नहीं किया, क्योंकि जहाँ जहाँ जीतते थे वहीं वहीं चौथ मांगते थे, वहीं वहीं टैक्स मांगते थे, किसी को तो अपना बनाए नहीं। तो जब ये पहुँचे यहाँ तो इनको 7 दिन और न पंजाबी थे, न अवध था, न मुगल था कोई, क्योंकि तो सबको मारे थे, सबको जीते थे, अभी तक तो यही कर ही रहे थे। तो मराठा सैनिक गुस्सा में बोले, जाड़ा में मर रहे थे, और उधर अब्दाली चुपचाप यमुना नदी किनारे 3 महीना से खड़ा है। तो मराठा सैनिकों ने कहा, हमको ऐसे ही सड़ गल के मरने से अच्छा है कि लड़ के मरे। और वही 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। एक और इसमें गलती हुई। गलती क्या हुआ पानीपत के युद्ध में कि जो बालाजी बाजीराव का बेटा था सदाशिवराव भाव, यंग लड़का था, और ये पूरा घमंड में हमेशा रहता था
तो कोई सीनियर सरदार को लगाता नहीं था। जैसे लालू जी के बाद दोनों जब बैठे गद्दी पर तो बाकी लोग को जानते हैं तो बहुत सारे सीनियर लोगों से टकराहट हुई कि नहीं हुई, बहुत सारे सीनियर नेता से। तो उसी तरह से सदाशिवराव भाऊ जब यंग था 20 साल का, तो चाचा ताऊ दादा के उम्र के जो सर्वश्रेष्ठ मराठा सरदार थे, एक तो इसके नेतृत्व में लड़ने के लिए राजी नहीं हुए। उन लोगों ने बोला कि आप खुद चलिए। बालाजी बाजीराव कोई गया नहीं। सदाशिवराव भाऊ और इसके 2 बेटे गए, विश्वासराव भाऊ। अब ये लोग दम्भी थे, घमंडी थे, इसलिए मराठा सरदार इनको छोड़ छोड़ कर पहले ही भागा। मल्हार और होलकर बीच से चला आया, क्योंकि सुनता ही नहीं था। तो पहला तो ये भी टेक्निकल रूल था। दूसरा, टेक्नोलॉजी में मराठी पीछे हो गए। मराठा तो खाना का सेनापति कौन था? इब्राहिम खां गार्दी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग पूछता कि इब्राहिम खां गार्दी किसका सेनापति था, तो लोग मार देते हैं अहमद शाह अब्दाली। कहते मुस्लिम है तो मुस्लिम का होगा। तो ध्यान रखिएगा, बालाजी मराठा तो खाना का सेनापति कौन था? ठीक है ना, कि इसकी तोपें भारी थी, हाथी से खींची जाती थी। अब्दाली नई तोप लेके आया था जो ऊँट पर रख के भी चलाया जा सकता था, तो मूवेबल ज़्यादा था, गतिशीलता ज़्यादा थी, और इसलिए अंतिम में मराठे बुरी तरह से पराजित हुए। 60,000 मराठे सैनिक मारे गए। इसलिए इतिहासकार ने कहा कि ऐसा कोई घर नहीं था जहाँ एक मराठा सिपाही शहीद न हुआ। दोनों भाई मारे गए। व्यापारियों ने कहा 2 मोती विलीन हुए, मतलब सदाशिवराव भाऊ। अब इससे इतना धक्का लगा बालाजी बाजीराव को कि उसकी भारत की किसी भी शक्ति ने मराठों का साथ नहीं दिया। कुछ स्टेटमेंट है सरदेसाई मराठा हिस्टोरियन, वो लिखते हैं यह निश्चित नहीं किया कि भारत पर कौन शासन करेगा, बल्कि यह निश्चित किया कि कौन नहीं करेगा। मतलब इस युद्ध में यह निश्चित नहीं हुआ कि अब्दाली शासन करेगा, कि अंग्रेज करेगा, कि अवध करेगा, कि मुगल सम्राट करेगा। लेकिन मराठी इतना तेजी से बढ़ रहे थे कि इस युद्ध में इतनी उनको भयंकर घटा हुई कि ये निश्चित हो गया कि मराठे तो ताकत नहीं है कि वो भारत पर शासन करें। किसने लिखा? सरदेसाई। अभी मराठे खत्म नहीं हुए हैं, जब 5-10 वर्ष फिर उठेंगे, फिर नया नेतृत्व मिलेगा। लेकिन जब तक उठ के नया ताकत बनते हैं तब तक इधर 57 और 46-48 में कर्नाटक युद्ध, 49-54 में कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, 56 से 63 में कर्नाटक का तृतीय युद्ध अंग्रेज जीत चुके हैं। पलासी का युद्ध 57 में जीत चुके हैं। 64 में बक्सर का युद्ध जीत चुके हैं। 67-69 में मैसूर का युद्ध जीत चुके हैं। तो जब तक दोबारा 1772 तक फिर से मराठे खड़े होते तब तक उनसे लड़ने के लिए कोई और खड़ा हो चुका था। और कौन थे? तो सिडनी ने वही लिखा, सर सिडनी ने, यद्यपि यह बहुमुखी दैत्य तो मरा नहीं, लेकिन जब उठ खड़ा हुआ तो कोई और इससे लड़ने के लिए खड़े थे। टाइम क्या हुआ? ठीक है, अब वीडियो ऑफ कर दो, वीडियो ऑफ करिए।